गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने आप लोगों के कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर आप छोटे क्वेश्चनों के टेस्ट ले रहे हो, बड़े क्वेश्चन हमें कब बताओगे, बड़े क्वेश्चनों के टेस्ट कब से लोगे। तो भैया आज अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चनों की, अर्थात बड़े अंक वाले क्वेश्चन जो 4, 5 या 6 अंक के आपके आते हैं। देखो थोड़ी सी अपने पहले चर्चा कर ले। एक अपने आपको पता है भैया पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर शेष रहे, बाकी सिलेबस मैंने आपको करा दिया है और अपने छोटे जो क्वेश्चन हैं उनके टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें अपने जो फर्स्ट बुक थी समकालीन विश्व में राजनीति, इस चैप्टर के अपने छोटे क्वेश्चनों के टेस्ट भी हो चुके हैं। और कैसे क्वेश्चन थे भैया वो ऐसे क्वेश्चनों के टेस्ट हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड में पूछे हो या सीबीएसई बोर्ड में पूछे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के टेस्ट अपने हो चुके हैं। अब बात आती है बड़े क्वेश्चनों की, लॉन्ग क्वेश्चनों की। तो भैया आज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, आपको मैं 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। इन 3 क्वेश्चनों से आप 12 से लेकर 15 तक अंक प्राप्त कर सकते हो। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर आपको कैसे पता ये आएंगे। आप पीछे के पेपर उठा के देख लो भैया, मेरे पास में 2012 से लेकर अब तक के वर्तमान तक के पेपर मेरे पास में है और उन सभी पेपरों में भैया ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और अगर राजस्थान बोर्ड की बात करें, अपने राजस्थान में 2012 से लेकर 16-17 तक भैया यही एनसीईआरटी का सिलेबस था और ये क्वेश्चन हर बार अपने एग्जाम में आता था। हर बार सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में आता था। ये क्वेश्चन भी अपने आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मतलब यही क्वेश्चन जो है ना, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर अपने 8-8 अंक के हैं। और इन दोनों ही चैप्टरों से अगर बड़ा क्वेश्चन देखे, अच्छा क्वेश्चन देखे, मोस्ट क्वेश्चन देखे, तो ये 3 मेन क्वेश्चन है भैया। हो सकता है इन 3 में से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाए 6-6 अंक के, हो सकता है आपके तीनों आ जाए 5-5 अंक के, हो सकता है आपके 4-4 अंक के तीनों आ जाए, लेकिन कुछ भी हो आपके 12 से अंक जो है आप आराम से इन तीनों प्रश्नों में तैयार कर सकते हो। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कल अपने एक वीडियो बनाया था, आपके सवाल मेरे जवाब, उसमें मैंने बताया था भैया कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हमारी तैयारी नहीं हो रही है। तो मैं आज वापस आपको कह देता हूँ, अपने चैनल के साथ में आप अंत तक जुड़े रहो। जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको आप देखो, अच्छी तरह से उनको तैयार करो। आपको फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन है भैया जिनके माध्यम से आप 12 से लेकर 15 तक या 16-18 तक आप अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की थोड़ी सी। देखो भैया, शीत युद्ध क्या है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। लिखने का तरीका आपको पता है, कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको शीत युद्ध हेडिंग लगानी है, उसकी परिभाषा लिखनी है। शीत युद्ध क्या था भैया, आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि शीत युद्ध एक प्रकार का कैसा युद्ध था, वाक युद्ध था। यह हथियारों से नहीं हुआ था भैया, यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ा गया। यह एक प्रकार का वाक युद्ध था जो हथियारों से न लड़ा जाकर आपसी तनाव, आपसी दबाव, आपसी ईर्ष्या, आपसी प्रतिद्वंदिता के माध्यम से लड़ा गया। इसमें कभी भी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। यही तो था अपने शीत युद्ध। और शीत युद्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो तासीर थी, इसका जो माहौल था भैया, वो कैसा था, शीत था, अर्थात ठंडा था। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कारण क्या थे भैया, शीत युद्ध क्यों हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तो पहला कारण अपने क्या दे सकते हैं, दोनों ही देशों में क्या बनने की होड़, महाशक्तिशाली बनने की होड़। 2 देश कौन से, एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। दोनों ही देश क्या बनना चाहते थे भैया, महाशक्तिशाली बनना चाहते थे। सीधी सी बात है, एक ही जंगल में 2 शेर होंगे तो भैया एक क्या बनेगा, उनमें से बब्बर शेर बनेगा। या दोनों में से एक हारेगा और एक जीतेगा, वही क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। एक जंगल में एक ही राजा। तो यहाँ पर सोवियत संघ भी था, यहाँ पर अमेरिका भी था। तो दोनों ही देश ये चाहते थे कि हम में से एक क्या बने, महाशक्तिशाली बने। अमेरिका चाहता था मैं पावरफुल बनूं, सोवियत संघ चाहता था मैं पावरफुल बनूं। इस बात को लेकर दोनों के मध्य शीत युद्ध हुआ। दोनों ही देशों के मध्य परस्पर व संदेह व भय का भाव था। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं अपने। तीसरा कारण अपने दे सकते हैं दोनों की परस्पर विचारधारा। परस्पर विचार, देखो यहाँ मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि डिटेल से मेरा पढ़ाया हुआ है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे, वहां पर अच्छी तरह से बड़े डिटेल से मेरा पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी लिखा है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने कह सकते हैं परस्पर विरोधी विचारधारा। विरोधी कैसी भी है? सोवियत संघ की विचारधारा कैसी? साम्यवादी है, समाजवादी। अमेरिका की कैसी? पूंजीवादी। अगला पॉइंट अपने दे सकते हैं कि अमेरिका द्वारा परमाणु बम बनाने का रहस्य छिपाना। किससे? सोवियत संघ से। देखो भैया, अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था। जब सोवियत संघ ने इनसे पूछा कि आपने परमाणु बम कैसे बनाया, तो अमेरिका ने बताने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिका ने किसको बता दिया? ब्रिटेन को बता दिया। इससे कौन नाराज हो गया? सोवियत संघ नाराज हो गया। तो ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ भैया? शीत युद्ध हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार यह एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आपके पूछा हुआ है, 4 से 5 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर आपके पास में कोई पुराने पेपर हो तो वहां आप इसको देख सकते हो। हर बार ये राजस्थान बोर्ड में तो लगभग हर बार ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध से अपने को कोई विशेष मतलब नहीं है। शीत युद्ध में भारत का योगदान कैसा रहा, वो मेन चीज है, वही पूछेंगे अपने से। तो यहाँ पर इंडिया की बात चल रही है। देखो, गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं या गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? भारत ने यह नीति क्यों अपनाई? भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस आधार पर की जा सकती है? मतलब पहली बात तो गुटनिरपेक्षता क्या होती है, तो अपने क्या परिभाषा देंगे भैया? शीत युद्ध के समय ऐसे गुट जिनका आधार क्या था? सैनिक था। मतलब जिन गुटों का निर्माण किस आधार पर हुआ था? सैन्य आधार पर हुआ था। उनमें से किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति क्या कहलाती है? गुटनिरपेक्षता। और भारत ने यही नीति अपनाई थी भैया। भारत के साथ में युगोस्लाविया था, अपने इंडोनेशिया था, अपने मिस्र था, अपने, ठीक है, ऐसे देश जो थे, 5 संस्थापक जो देश थे, इन देशों ने मिलकर कौन सी नीति अपनाई थी? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। इसका पहला सम्मेलन जो है वो 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अब बात आती है भारत ने ये नीति क्यों अपनाई? क्यों अपनाई थी भैया? सीधी सी बात है, भारत क्या चाहता था? गुटों से अलग रहना चाहता था। गुटों से अलग क्यों रहना चाहता था? क्योंकि भारत अगर किसी भी गुट में शामिल हो जाता, मान लो अमेरिका के साइड में हो गया, तो कौन नाराज हो जाएगा? सोवियत संघ। अगर सोवियत संघ की साइड में होता तो कौन नाराज होता? अमेरिका। तो भारत जो है वो दोनों ही गुटों को क्या रखना चाहता था? अपने से, दोनों ही गुटों के साथ में संबंध जो है वो मधुर रखना चाहता था, इसलिए इसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। दूसरा अपने कह सकते हैं कि भारत जो है वो दोनों ही महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तीसरा अपने कह सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास करने के लिए, आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय भारत के सामने 3 चुनौतियां आई थी, जिनमें से एक चुनौती थी आर्थिक विकास की। क्यों? क्योंकि भारत आज़ादी के समय भी एक कंगाल देश हो गया था, एक बर्बाद देश हो गया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर शोषण करके भारत को एक प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर देश बना दिया था। अब सीधी सी बात है, जिस देश में आर्थिक रूप से जो देश कमजोर होगा वह युद्ध में कैसे भाग लेगा? ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए भारत अपनी विदेश नीति कैसा रखना चाहता था? स्वतंत्र रखना चाहता था। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत ने ये नीति अपनाई। डिटेल से आप देखना चाहो तो वीडियो में मेरा बताया हुआ है। अब बात आती है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस आधार पर करते हैं। देखो, आलोचना किस आधार पर करते हैं। पहला पॉइंट तो ये देते हैं कि भारत ने जो नीति अपनाई थी ना, वह नीति सिद्धांत विहीन थी। सिद्धांत विहीन कैसे थी? क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या कहती है? किसी भी गुट में शामिल न होना। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत तो सोवियत संघ में शामिल हो गया था। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ में क्या कर ली थी भैया? संधि कर ली थी। ठीक है, तो इसको सिद्धांत विहीन नीति भी कहते हैं। दूसरी आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि ऐसा कहा जाता है कि भारत के द्वारा जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई, इस गुटनिरपेक्षता की नीति से जो विकसित देश थे उनको किसी प्रकार का कोई आर्थिक राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखना भैया। तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सबको पता है आपको, दिसंबर 1991 ईस्वी में समाप्ति की घोषणा किसने की थी? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालिए। या तो इसको ऐसे पूछ सकते हैं, यहां तक तो सेम मान लो आप। ठीक है, या तो परिणामों पर प्रकाश डालिए या पूछ ले सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। ये दोनों क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो भैया, किसी भी कंडीशन में। मैं वापस कह रहा हूं, तीनों क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके 12 से लेकर 15 तक अंक 100% आ जाएंगे। ये मेरा दावा है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, जहां तक मेरे पीछे के पेपर कहते हैं, आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। ये आपको हुबहू वार्षिक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो यहां पर बस इतना ध्यान रखना भैया, या तो आपको परिणाम पूछ लेगा, परिणाम नहीं पूछेगा तो कारण पूछ लेगा। तो सबसे पहले तो अपने परिणामों की बात करते हैं। परिणाम क्या हुए? अब देखो यहां पर एक चीज और बता दो भैया मैं,
सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालिए। हो सकता है इस क्वेश्चन को अगला थोड़ा सा चेंज भी कर दे, उसको ऐसे पूछ ले शीत युद्ध के प्रमुख परिणाम बताइए, तो बात तो एक ही होगी ना, शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख परिणाम बताइए या सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम बताइए। अरे सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी तो शीत युद्ध समाप्त हुआ, या अपने कहते कि शीत युद्ध समाप्त हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो बात एक ही है, दोनों में से कैसे क्वेश्चन पूछ ले आंसर अपना एक ही है। तो पहला पॉइंट तो अपने क्या से दे सकते हैं भैया, महाशक्तिशाली बनने की होड़ क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरा अपने दे सकते हैं कि हथियारों की होड़ जो थी वो समाप्त हो गई, परिणामों की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि बहुधुरीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति हो गई या दो दलीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति हो गई। चौथा अपने दे सकते हैं कि अमेरिका का महाशक्तिशाली बनना। पांचवा अपने दे सकते हैं निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। छठा अपने कह सकते हैं कि पूंजीवाद के वर्चस्व में वृद्धि होना। ऐसे कई कारण हैं जो अपने भैया सोवियत संघ की विघटन के परिणामों के रूप में सामने आए। अगर क्वेश्चन परिणाम का ना पूछे, क्वेश्चन ये पूछे सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताइए, तो कारण क्या थे भैया। कारणों में देखो, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे भैया, उनके समय जो सरकारी संस्थाएं थी वो कैसी हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, उनमें भ्रष्टाचार आ गया था, एक प्रकार से निरंकुशता आ गई थी उनमें। इसके अलावा दूसरा कारण अपने दे सकते हैं कि सोवियत संघ में भैया एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जिसकी वजह से भी वह पार्टी जो है वो अपने मनमानी करती थी, जिस जनता का शोषण करती थी। तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया सोवियत संघ का आर्थिक व राजनीतिक रूप से क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। क्यों कमजोर कैसे हुआ, क्योंकि भैया सोवियत संघ जो था ना, उसने अपने अधिकांश पूंजी जो है वो हथियारों की होड़ में समाप्त कर दी, साजो सामान में समाप्त कर दी, जनता की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि जो गोर्बाचेव के द्वारा जो सुधार किए जा रहे थे धीमी गति से, उनसे जनता क्या हो गई थी, नाखुश हो गई थी। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि सोवियत संघ के जो लोग थे उनका पश्चिम के देशों के मुकाबले पिछड़ जाना। फिर इसके अलावा अपने सोवियत संघ में खाद्यान्न की कमी आ जाना, खाद्यान्न संकट आ जाना। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन है भैया, आपको इनको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बड़े क्वेश्चनों की तैयारी कराता रहूंगा, छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके अपने टेस्ट में चल ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।